दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 392 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं दोस्तों तो पूरे 11,760 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे, 760। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या कुछ खास सीखने समझने को मिलता है। दोस्तों आज हम अपने टॉपिक में दो चीजें स्टडी करने वाले हैं। एक स्थानांतरी कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे आपने झूम खेती के बारे में सुना होगा, पूछता परीक्षा में झूम खेती कहाँ होता है। वाल्टरी खेती हो गया, पेडा हो गया, बेवर हो गया, दीपा हो गया, कुरुआ हो गया, कुमारी हो गया, खिल हो गया, बोगमा हो गया, पामलू हो गया। पलामू मत बोल दीजिएगा, तो झारखंड वाला है, पामलू। ठीक है, ये सब स्थानांतरित कृषियों के नाम हैं, अलग अलग स्थानों पे किया जाता है। तो क्या है स्थानांतरित कृषि, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आज ही की क्लास में हम लोग कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे आपसे परीक्षा में पूछता है सेरिकल्चर के बारे में, मोरिकल्चर, वर्मीकल्चर, विटीकल्चर, इसी पोमोकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, ऐसे कई हैं, तो उनके बारे में भी दोस्तों स्टडी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है और जो है आप कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कोर्स स्टार्ट किए गए हैं, आप एक बार ज्वाइन कीजिए। हर एक बैच में दोस्तों डेमो क्लास दिया गया है, पढ़ के देखिए, आनंद बहुत आएगा और आपको लगेगा कि हाँ ये बैच ज्वाइन करने का कुछ तो फायदा है। ठीक है, तो एक मौका दीजिए सिर्फ हमें, आपको खुद ब खुद अच्छा लगेगा। मेरे कहने से कोई बैच लेना है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करके देखो। भारत को जानने का इससे बेहतर मौका और इतिहास पढ़ने का इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को। पहला सवाल दे रहा दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्य, चाहे इसको उत्तर पूर्वी राज्य लिख दे या कभी कभी परीक्षा में इसको उल्टा करके लिख देता है पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, तो चाहे उत्तर पूर्वी कहे और चाहे पूर्वोत्तर राज्य कहे, एक ही बात है ना भाई। ठीक है, उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर। ठीक है, तो इसको समझिएगा, करा यहां पर कौन सी स्थानांतरी कृषि की जाती है, तो याद रखिएगा इसका नाम है झूम खेती। क्या नाम दोस्तों, इसका नाम है झूम खेती। अच्छा, क्या होता है झूम खेती और क्या होता है स्थानांतरी कृषि, ये बताइए। देखिए स्थानांतरी जो शब्द है ना, ये स्थानांतरण से बना हुआ। जैसे मान लीजिए एक कलम यहां रखा था और इसको हमने उठाया यहां से यहां रख दिया, तो ये कलम क्या हो गया, यहां से यहां क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफर हो गया, हुआ ना। इसी को ये अब यही है बस खाली। ठीक है, तो अभी क्या होता है, मान लीजिए आपके घर पर कोई खेत वगैरह खेती होती है, आपके पास खेत होगा, तो खेत तो ऐसा है तो है नहीं कि आज यहां है 6 महीना बाद जाओगे तो खेत टहल के कहीं और चला जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, आपका खेत जहां है वहां पर स्थिर है। ठीक है, वो बदल नहीं सकता। आप नए खेत ले सकते हैं, पुराने बेच सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन खेत जो है वो बदल नहीं सकता। वो एक ही स्थान फिक्स है, उसका स्थान वो चेंज नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। लेकिन दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारे आदिवासी समुदाय के ऐसे लोग हैं जिनके पास, अच्छा वहां खेत तो होता नहीं है जहां पे आदिवासी लोग रहते हैं, और आदिवासी लोग ऐसे मैदानी क्षेत्र पे बढ़िया क्षेत्रों में रहते भी नहीं है। ठीक है, वो बड़े दुर्गम स्थानों पे रहते हैं। उसके पीछे भी कारण है। देखिए मैदानी क्षेत्र जहां होंगे वहां बड़ी बड़ी कंपनियां आके अपना फ्लैट सिस्टम बना देगी, जमीन खरीद लेगी, सरकार की निगाह पड़ेगी तो वहां जो है उद्योग लगा देगा, या फिर जो है पब्लिक, जो आम पब्लिक, जो भारत की आम जनता है, वो ऐसे क्षेत्रों को पहले नहीं छोड़ेगी। वो तो खुद ही कब्जा करके धीरे धीरे गांव से बाजार, बाजार से नगर, नगर से शहर, शहर से महाशहर, महानगर, ऐसे बढ़ते हुए चला जा रहा है। ठीक है, तो कहां कभी जगह बचता है। तो जो दुर्गम क्षेत्र हैं जहां लोग नहीं पहुंच पाते, वहीं पे आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। भैया कमाना खाना तो उन्हें भी है भाई, जीने के लिए अगर आप खा रहे हैं पी रहे हैं तो हवा पी के थोड़े रहेंगे। ठीक है, हाँ हमारी इतना सुख सुविधा में वो अपना जीवन यापन नहीं करते, लेकिन भाई खाने को अन्न और पेट के लिए जल, ये दो चीजें तो मूलभूत आवश्यकता है। तो दोस्तों करते क्या है, अच्छा पैसे भी थोड़े चाहिए, क्योंकि भैया रोग तो उनको छोड़ेगा नहीं। अगर शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग रोगी हो सकते हैं, तो आदिवासी जो लोग हैं क्या उन्हें रोग नहीं होता? हाँ, हमारे आपकी अपेक्षा कम होता है, लेकिन होगा ना। समस्याएं तो उनके सामने आएंगी भी। ठीक है, तो अब होता है क्या, उन्हें भी पैसे की जरूरत होती है। इस वजह से दोस्तों उन्हें करना होता है खेती। अब खेत तो हम लोगों ने छोड़ा नहीं, खेत तो हम लोगों ने कहीं छोड़ा नहीं, वो बेचारे करे क्या, तो करते वो जंगल में जाते हैं और जहां देखते हैं मिट्टी ठीक ठाक रहती है वहां सारा पेड़वा सब काट देते हैं, सारा पेड़ काट के हटा दिए। सर ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, हम भी तो मान रहे गड़बड़ कर रहे हैं भाई, पेड़ लगाओ ना लगाओ तो कम से कम काटो तो मत। अगर काट दो ये तो गलत हो रहा है भैया। एक वृक्ष 10 पुत्र समान, जितना मेहनत आप 10 पुत्रों को पाल कर करते हैं, एक वृक्ष लगाने से उतना पुण्य मिलता है।
इसलिए वृक्ष काटना ये तो मैं कतई नहीं इसके लिए कहूंगा, चाहे कारण कोई भी हो, कोई भी कारण हो, एक भी सिंगल वृक्ष कटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इस पूरे पर्यावरण के लिए सबसे जरूरी वही है और हर चीज को मेंटेन करता, हर एक तरह के प्रदूषण को दोस्तों दूर करने में काम करता है। तो अब इस वजह से होता क्या है कि ये जो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, ये वृक्ष जो है काट देते हैं, काट करके और अच्छा काट के ले कहां जाते हैं, जो लकड़ी है उसको ले जाके मार्केट में बेच देते हैं, समझ रहे हैं, और जो नीचे का खरपतवार बचता है उसको माचिस मार के जला देते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता कर्तन एवं दहन। कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो स्थानांतरित कृषि है इसी के तहत क्या किया जाता दोस्तों, इसी के तहत कर्तन एवं दहन पद्धति आती है, यानी पहले काटा जाता वृक्षों को और फिर बचे खुचे अंशों को जला दिया जाता है, तो पूरा खेत की तरह से दोस्तों साफ हो जाता है। फिर वहां दोस्तों थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते हैं, उगाते हैं, जो उनको समझ में आता है उगाते हैं, उगा के मार्केट में बेचते हैं। लेकिन वहां की मिट्टी ना इतनी उपजाऊ नहीं रहती है कि वो हमेशा हमेशा काम करे, एक दो बार लगाने के बाद फसल वो खराब हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं, स्थानांतरित कर जाते हैं दूसरी जगह पे। मतलब आज यहां है, कल दूसरे जगह का पेड़ काट के लौटा देंगे, परसों तीसरे जगह का काट के गिरा देंगे, ऐसे ही चलता रहता है। इसीलिए दोस्तों इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम पड़ा स्थानांतरी। कोई दिक्कत आपको, कहीं कोई समस्या नहीं ना, आराम से आप समझ रहे हैं ना, बस ऐसे ही दोस्तों एक एक पॉइंट आप जो है समझते चलिए। चलिए अगले सवाल पे लेकर चलता हूं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों वाल्टरी स्थानांतरित कृषि दोस्तों ये किस राज्य में जो है प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये राजस्थान में प्रसिद्ध है। ठीक है, वाल्टरे जो है दोस्तों ये राजस्थान में चलती है, और राजस्थान में कहां दोस्तों, तो याद रखिएगा दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, खास करके एमपी से सटा वाला, वहां चलता दोस्तों वाल्टरे। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखेंगे, बड़ा एंटिक टाइप का नाम भी लग रहा है। हाँ, और जब कभी परीक्षा में आएगा तो ज्यादा बच्चा इसको बता भी नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि याद ही नहीं होता लोगों को। इसी तरह से जो खेती आंध्र प्रदेश में होती है उसका नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम है पेड़ा। क्या नाम है दोस्तों, पेड़ा नाम है। ठीक है, पेड़ा या फिर कभी कभी पेड़ा लिखा रहता है। ठीक है, तो चाहे पेड़ा लिखा रहे चाहे पेड़ा लिखा रहे, ठीक है, चाहे कभी कभी पोड लिख देता है, ठीक है, पोड लिख देता है या फिर पोडा लिख देता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों नाम याद रखेगा। मैंने कई जगह इसे पढ़ा, हर जगह मुझे नया नया मिला, तो हमने कहा बस जो है एड़ा पेड़ा वो सब पकड़ा दो। ठीक है, बात आती है सर याद कैसे करें, पूर्वोत्तर भारत वाला झूम खेती तो याद हो जाता है। ठीक है, चलिए एक आंख और खतरनाक याद रख लेते हैं, वाल्टरे। ठीक है, वाल्टरे तो याद रखेगा, इसको भी चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जैसे आंध्र प्रदेश वाला है, तो अब याद रखिए दोस्तों, आंध्र माने अंधा। ठीक है, अब अंधे आदमी को पानी नहीं पिला दीजिए, पेड़ा खिला दीजिए, पेड़ा जानते हैं ना। तो इस तरह से छोटी सी बात मेरी आप याद रखेंगे, तो एग्जाम टाइम में अगर सवाल कभी बनेगा ना, तो ये बात मेरी याद आ जाएगी, नितिन सर ने कहा था कि जो अंधे हो उनको आप पेड़ा खिला दीजिए। बस इतनी सी बात दोस्तों काम कर जाएगी, और कम से कम हम एक नंबर तो आप जवाब जो है दे ही देंगे। ठीक है, कम से कम एक सवाल का जवाब तो आप दे ही देंगे। अगले सवाल पे चलिए, करा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, ये जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था। कब अलग हुआ था दोस्तों, तो 36 उत्तर झार, यानी दोस्तों याद रखेगा 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। मैं छत्तीसगढ़ की स्थापना बता रहा हूं। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सी स्थानांतरित कृषि की जाती दोस्तों, यहां कई कृषि किया जाता है, जिसमें एक का नाम आता है बेवर। ठीक है, बेवर। एक का नाम आता है दोस्तों दहिया। ठीक है, बेवर दहिया, याद रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ में भी होता है और मध्य प्रदेश में भी होता है, याद रखेगा। ठीक है, और एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लिखिएगा, डिप्पा। क्या रखेंगे, डिप्पा। ये तीनों का नाम आप याद रखेंगे, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थानांतरित कृषि है। ये सवाल मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो यही जो है स्थानांतरित खेती करती हैं, वो अलग अलग नामों से बुलाती हैं, अलग अलग लोकेशन पे। ठीक है, ये अलग अलग नाम से बुलाया जाता है स्थानांतरित कृषि को। होता स्थानांतरित कृषि है, बस उसको लोग अलग अलग नाम दे दिए हैं। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए, करा बेवर दहिया स्थानांतरित कृषि ये किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों, बताया तो कि मध्य प्रदेश में प्रचलित है, और कहां पर दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। ठीक है, मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, ये दो जगह दोस्तों प्रचलित है, इसको आप याद रखेंगे। पीछे ही बता दियागा आपको। इसके अलावा और कहां फेमस है दोस्तों, तो याद रखिएगा, राज्य तो नहीं, और अगर स्थान कोई और पूछ देता ना तब मैं बताता दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, ये और कहां चलता है दोस्तों, ये जो खेती है
ये चलता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, बुंदेलखंड जो क्षेत्र दोस्तों, इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है और कुछ हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये वाला क्षेत्र भी याद रखेगा। हो सकता है परीक्षा में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हटकर कुछ नया पूछ दे आपसे। आगे बस्तर, बस्तर दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, आप जानते हैं सभी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी वैसे रायपुर है, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। और बस्तर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी स्थानांतरित कृषि की जाती है, ठीक है। तो इसका नाम है, देखिए द्वीप से शब्द याद रखेगा, अंडमान निकोबार द्वीप, और द्वीप से याद रखेगा दीपा। द्वीप से क्या याद रखेंगे दोस्तों, दीपा। तो यहां पर जो स्थानांतरित कृषि होती है वो होता है दीपा। सर अंडमान वाला तो याद हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ बस्तर वाला कैसे याद होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ बस्तर दोस्तों, ये बस्तर जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से दोस्तों नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। आपको पता होगा ये पूरी तरह से नक्सलवाद से क्या है दोस्तों, प्रभावित है, ठीक है। तो याद रखेगा, जब भी यहां जाइए ना तो एक दीप लेके जाइए, टार्च, एक दीप लेके जाइए, कब कहां जो है आपको मुआ दिया जाए, इसलिए थोड़ा सा आपको बच के चलना होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे छोटा छोटा फार्मूला बनाइए, बिना फार्मूला के इन बातों को आप याद नहीं रख पाएंगे। एक बार नहीं 50 बार पढ़ लीजिए, लेकिन ये छोटा छोटा आपको बात याद रखना पड़ेगा। एक बार अपने मन में सोच लेंगे ना तो परीक्षा के टाइम तो आप सवाल कर लेंगे, मेरी गारंटी है। आगे बढ़िए, करा झारखंड। पहले बताइए दोस्तों, झारखंड किससे कट के अलग हुआ था? याद रखेगा, यह बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। यह किस राज्य से हुआ था दोस्तों? यह बिहार से अलग हुआ था। बात आता है कि झारखंड की स्थापना कब हुई, तो 36 उत्तर झार, झार मतलब झारखंड, याद रखेगा सन 15 नवंबर सन 2000 को ही ये झारखंड बना है, याद रखेंगे। और आपसे पूछ रहा है झारखंड में कौन सी कृषि चलती है, तो वो जो पीछे था ना, पीछे नहीं अभी आगे आने वाला है, पामलू, ठीक है, पमालू, वो दोस्तों अलग है, वो पूर्वोत्तर भारत में चलता है। यहां पे एक जगह पलामू, वो जगह का नाम है, कोई खेती वेती का नाम नहीं है। हाँ, झारखंड में कौन सा चलता है ये आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा दोस्तों, कुरुआ। कुरुआ, पुरुआ मत बोल दीजिएगा, पुरुआ हवा को कहा जाता है, ये कुरुआ है। क्या दोस्तों, झारखंड में जो स्थानांतरित कृषि है इसका नाम है कुरुआ। क्या नाम है? कुरुआ, कुरुआ, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कुरु वंश का नाम भी सुना होगा ना महाभारत काल में। करा कुमारी जो स्थानांतरित कृषि है दोस्तों, ये किस राज्य में चलती? कुमारी। तो याद रखेगा, कुमारी कहा जाता है युवती को, लड़की को, ठीक है। तो जो कुंवारी है वो पश्चिमी घाट में खो गई। ये कुंवारी क्या हो गया दोस्तों, जो कुमारी है ये कहां चली गई? पश्चिमी घाट में खो गई। तो इस तरह से दोस्तों इसे आप याद रखेंगे, पश्चिमी घाट दोस्तों यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो कुमारी जो स्थानांतरित खेती है वो कहां होती है? वो पश्चिमी घाट में होती है। पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम क्या दोस्तों? इसी को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसी को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करा हिमालय क्षेत्र में कौन सी स्थानांतरित कृषि की जाती? हिमालय, हिमालय पर चले जाइए तो एक से बढ़कर एक जो है पेड़ पौधे आपको नजर आते हैं, गजब का, मतलब जबरदस्त हरियाली। तो बहुत सारे फूल खिलते रहते हैं, खिल, तो खिलते से याद रखेगा खिल। यहां पे जो होता है ना स्थानांतरित कृषि, उसका नाम क्या दोस्तों? उसका नाम है खिल। क्या नाम है? हिमालयी क्षेत्र में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसका नाम क्या है? तो खिल नाम है, खिल। याद रखेंगे आप सभी ना, बहुत अच्छे से याद रखेगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं आपको उतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं। आज जो ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं अपने 392 नंबर के लेक्चर को ना, इस ज्योग्राफी को दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू किए थे 331 नंबर से, ठीक है। और 31 से आए 90 तो हो गया 60, और 2 लेक्चर और बढ़ा लो तो 62 लेक्चर हमारा दोस्तों आज कंप्लीट हो जा रहा है, केवल इंडियन ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, 100 लेक्चर। कितना? वर्ल्ड ज्योग्राफी में 100 लेक्चर। अब पूरा हिस्ट्री जो है वो 150 लेक्चर में पढ़ाया, और ज्योग्राफी तो 162 लेक्चर में चला गया। अगर वर्ल्ड और इंडियन को जोड़ दें तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और 10 20 30 जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि हिस्ट्री से बड़ा दोस्तों ज्योग्राफी हमारे लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। कह मेघालय में कौन सी स्थानांतरित की? देखिए पीछे जो आपने पढ़ा था ना वो पूर्वोत्तर भारत पढ़ा था। पूर्वोत्तर के ज्यादातर स्थानों पर, पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर स्थानों पर कौन सी खेती चलती है? याद रखेगा, झूम खेती चलती है। कौन सी? झूम खेती चलती है। लेकिन स्पेशली जो ये मेघालय दे रहा है, मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, वहां पर दोस्तों कौन सा चलता है? तो याद रखेगा मेघालय में बोगमा है। बोगमा को याद रखेगा बेगम से, ठीक है, अभी बता रहा हूं, बेगम से याद रखेगा, ठीक है, बोगमा। देखिए बेगम को लेके कभी कभी टूर बनता है, जैसे शादी विवाह के बाद लोग घूमना चाहते हैं तो हमेशा लोग कहाँ जाते हैं? वही कुल्लू, मनाली, गोवा।
अरे निकलो, छोड़ो उसको, जाओ पूर्वोत्तर जाओ एक बार, ठीक है। अरे सर जान दीजिए, पूर्वोत्तर जाके फंसा गए वहीं पे और कोई मार मुर के फेंक दिया। अरे कुछ नहीं भाई, पूर्वोत्तर जैसा बेहतरीन जगह आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मेघालय, मेघालय मतलब मेघ में, आसमान में, वहां जाइए अपनी बेगम को लेकर के। तो बेगम से याद रखेगा बोगमा, बेगम से क्या याद रखेंगे, बोगमा याद रखेंगे। अगला सवाल पढ़िए, करा पामलू, पामलू जो स्थानांतरित किसी है, इसको मैं बार बार ना पमालू बोलता हूं, ठीक है। तो पमालू नहीं, पामलू है। पामलू जो स्थानांतरित कृषि है, ये कहां होता है दोस्तों, ये भी पूर्वोत्तर भारत में है। कहां पर, मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर की राजधानी कहां दोस्तों, इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहां है, इम्फाल है, ठीक है। तो याद रखेंगे मणिपुर में पामलू नाम का स्थानांतरित कृषि होता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है कोमान या फिर बरिंगा या फिर पामाडाबी, ये जो स्थानांतरित कृषि है दोस्तों, ये कहां पर होता है, तो याद रखेगा ये जो तीनों नाम दिया ना, ये उड़ीसा राज्य का है, ठीक है। किस राज्य से संबंध इसका दोस्तों, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहां है, भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी कहां पर है, भुवनेश्वर। ये वहीं की स्थानांतरित कृषि, तीनों वहीं का है, कोमान भी वहीं का है और बरीगा भी वहीं का है और पामाडाबी भी वहीं का है। ये आप याद रखेंगे, ये उड़ीसा आपका जवाब हो जाएगा। आगे आइए दोस्तों, तो हम लोग कृषि विज्ञान की शाखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो इस पर बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आज मेरी कोशिश है कि जो इंपॉर्टेंट है कम से कम वो आप देख लीजिए। जैसे पहला दे रहा दोस्तों, रेशम कीट पालन, ठीक है। रेशम कीट पालन दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है दोस्तों, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों, इससे संबंधित जो विज्ञान है उसे कहा जाता है सेरीकल्चर, ठीक है। और होता क्या दोस्तों, रेशम कीट का पालन क्यों किया जाता है, देखिए रेशम कीट का पालन जो होता है ना, ये शहतूत के पत्तों पर दोस्तों, शहतूत के पत्तों पर रेशम कीट का पालन करते हैं, पालन किया जाता है, ठीक है, पालन किया जाता है। तो पहले हमें क्या चाहिए दोस्तों, पहले हमें शहतूत उगाना पड़ता है। शहतूत उगाने को क्या कहते हैं, शहतूत उगाने को कहा जाता है मोरी कल्चर। ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, ठीक है, बहुत सारे क्या 100% बच्चे नहीं जानते, 99 भी आज नहीं बोलने का मेरा इच्छा है। 100% बच्चे इस बात को नहीं जानते थे कि भैया ठीक है आपको रेशम कीट का पालन, लेकिन रेशमुआ किस पे जियाना है, शहतूत का पत्ता चाहिए ना, तो पहले शहतूत उगाओगे कि नहीं उगाओगे, शहतूत का वृक्ष उगाओगे ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोरी कल्चर। क्या कहते हैं, मोरी कल्चर। ये अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए स्टडी 91 पे आए और कुछ एक्स्ट्रा मिले ना पढ़ने को, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। आगे आइए, कर वर्मी कल्चर दोस्तों यह किस प्रकार की खेती से प्रचलित है, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है कर सकते हैं। वर्मी, पहले के जमाने में दोस्तों एक बर्मा होता था, ऐसे होता था दोस्तों, अगर आपको याद हो ऐसे बर्मा होता था, ये 2 रस्सी इधर बना आता था और लोग ऐसे खींचते तो उससे छेद हो जाता था। तो उसी तरह जो केचुआ होता है ना, वो जमीन में छेद कर देता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ये केचुआ पालन को कहा जाता है। पहले यहां लिख लीजिए, केचुआ पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों, केचुआ पालन को ये वर्मी कल्चर नाम दिया जाता है, एक तो याद रखेगा। और इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों, ये मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं, उसके अंदर छेद कर देते हैं, उसकी वजह से मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो पाता है, तो बड़ा फायदा मिलता है इसका, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसे किसानों का मित्र कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि समझिए केचुआ खेत में क्या करता है, वो छेदा बना देता है और उस छिद्र से क्या करता है, बहुत सारी जो गैसें हैं, जो मतलब मृदा को जो जरूरी चीजें हैं वो वहां तक पहुंच पाती हैं, ठीक है। तो ये बड़ा फायदेमंद है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कि अंगूर उत्पादन को क्या कहा जाता है, अंगूर उत्पादन को कहा जाता है बीटी कल्चर। क्या कहा जाता है दोस्तों, बीटी कल्चर, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अंगूर उत्पादन को क्या कहा जाता है, बीटी कल्चर कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, बीटी कहिए, वीटी कहिए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो क्लास चल रही है अभी, मैं जो आपको क्लास पढ़ा रहा हूं ना, बहुत कमाल की क्लास है। आप आइए एक बार जुड़िए इसके साथ। देखिए यहां पर हम लोगों ने 1 नंबर से लेके 45 नंबर तक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको नहीं पढ़ाएगा, पूरा सीक्वेंस में अब पूरी तरह से फ्री में पढ़ाएगा, ठीक है। मिडावल हिस्ट्री 46 से 91 चला है, मॉडर्न हिस्ट्री 92 से 150 चला है, इंडियन पॉलिटी यानी संविधान 151 से 230 तक चला है, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों 231 से 330 तक चला है,
और जो इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों ये 331 से अभी आप 352 पे हैं और अभी आप आगे और भी क्लास पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहां तक आ चुके हैं। अब तक दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि हम लोग 11,700 से अधिक जो है सवाल अपनी क्लास में अटेंड कर चुके हैं। तो आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। इससे बढ़िया लेक्चर सीरीज आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चाहे आप घर पे पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे प्रश्नों का जवाब तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा जवाब तो नुकसान आपका है, ठीक है। बाद में ना कहिएगा कि नितिन सर ने कभी इस तरह का कोई बैच बनाया नहीं, मैं तो फ्री में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और अच्छा लगे तो आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कीजिए। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपसे पूछ रहा फलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? फल। देखिए फल, फूल, सब्जी, ये 3 चीज बताऊंगा, और बागवानी, ये 4 बात आपको याद रखना। क्या क्या? फल का, पहले एक लाइन से पढ़िए। फलों का उत्पादन को क्या कहा जाता है दोस्तों? फलों का उत्पादन, ठीक है। तो फलों का उत्पादन कहलाता है पोमोकल्चर। क्या कहलाता है दोस्तों? फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? पोमोकल्चर का। बस इतना ही आपसे पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं, तो मैं क्या जबरदस्ती आपको बताऊं। इसी तरह से जब आप फूलों का उत्पादन करते हैं, ठीक है, फूलों की खेती दोस्तों कहां की जाती है बताइए? फूलों की खेती कहाँ की जाती है, ठीक है, किसके, कौन प्रसिद्ध है इसके लिए, ठीक है। तो उत्तराखंड में चामोली, ठीक है, उत्तराखंड में एक जगह है चामोली, वो बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। बहुत बार सवाल आया, ठीक है। अभी आपसे कह रहा फूलों के उत्पादन क्या, फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, फूल को क्या कहते हैं? फूल को फ्लावर कहते हैं। तो याद रखेगा यहां पर इसी से क्या बन जाएगा? फ्लोरिकल्चर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? इसी से आ जाएगा फ्लोरिकल्चर। समझ में आ रहा है? इस तरह से दोस्तों आप इसे हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। करा मत्स्य पालन से संबंधित जो अध्ययन है, जो विज्ञान है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो मत्स्य पालन को हम कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? यही कहते हैं ना भाई, मत्स्य पालन को हम क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक है। बीटी कल्चर वो अंगूर उत्पादन कहा जाता है। मत्स्य पालन को हम क्या कहते हैं? इसको हम पीसी कल्चर का नाम देते हैं। तो इस तथ्य को आप याद रखेंगे, ठीक है। करा रेशम कीट पालन हेतु सहतूत उगाना, ठीक है। अच्छा, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ठीक है, रेशम वाला जरा बता दीजिए। रेशम कीट पालन, ठीक है, इसे हम कहते हैं दोस्तों सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर कहते हैं जबकि ये जो उगा रहे हैं रेशम कीट हेतु जो सहतूत उगा रहे हैं, जो पत्ता जिसके ऊपर इन कीटों का दोस्तों चलते हैं, फिर उसी पत्ते को खाते हैं, खाने के बाद उसी से जब निकलता है ना, कीटों से रेशम निकलता है, ठीक है। तो ये चीजें, इसे कहा जाता है मोरीकल्चर। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मोरीकल्चर। क्या कहते हैं? मोरीकल्चर। भूलेंगे नहीं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा दिमाग में ना, आराम से समझिए, सब सही हो जाएगा। कहा ओलेरी कल्चर किसे कहते हैं? लोग नहीं कहते हैं घर पे गांव में, खाएला दिन भर खाए के ओलरी जा, खाना खाने को, सब्जी उत्पादन को दोस्तों ओलेरी कल्चर कहा जाता है। मेरी बात आप याद रखेगा, ठीक है। ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? याद रखेंगे, यह सब्जी उत्पादन से संबंधित है। ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? सब। उल्टा भी इसको पूछ सकता है कि सब्जी उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तब क्या बताएंगे? ओलेरी कल्चर। आज ऐसे दे दिया, कल वैसे पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों बातों को याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। करा पौधे को हवा में उगाना। दोस्तों जो पौधा है, जब इसको आप हवा में उगाते हैं तब इसे क्या कहते हैं? ठीक है, हवा में। तो हवा में उगाएंगे तो कहेंगे एरोपोनिक्स। क्या कहेंगे? एरोपोनिक्स। क्या कहेंगे दोस्तों? एरोपोनिक्स कहेंगे, ठीक है। एयर माने हवा, एरोपोनिक्स। इसी तरह से हाइड्रोपोनिक्स जो होता है दोस्तों, एरो कहिए, कहीं कहीं पे दोस्तों एरोपोनिक्स भी लिखा रहेगा, ठीक है। एरो या फिर एरोपोनिक्स, ठीक है। तो घबराइएगा मत, एक ही चीज है, ठीक है, एरोपोनिक्स, ठीक है। और जब पानी की बात आती है, जल में उगाना, तब उसे कहा जाता है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहा जाता है? हाइड्रो जल के लिए यूज होता है। करा जल में पौधों को उगाना, यानी मृदा रहित कृषि, बिना मिट्टी का, तब इसे हम क्या नाम देते हैं? तब हम इसे हाइड्रो कहते हैं। हाइड्रो का मतलब ही दोस्तों जल होता है, हाइड्रो का मतलब ही जल होता है, तब इसे हम कहते हैं दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? पोनिक्स शब्द आपको जोड़ना, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से बागवानी क्रिया को क्या कहा जाता है? बागवानी क्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है, या बागवानी किस प्रकार की खेती के अंतर्गत आता है? तो याद रखेगा, देखिए जो फ्लोरिकल्चर था वो फ्लावर से संबंधित था ना। जो ओलरी कल्चर था वो सब्जी से संबंधित था ना। उसी तरह से ये बागवानी के बारे में पूछ रहा है। और पोमोकल्चर वो फल से संबंधित था। पोमोकल्चर, फिर से लिख लीजिए यहां पे, अगर फल की बात करें तो क्या बताएंगे? पोमोकल्चर।
थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं ताकि आप याद कर पाओ, ठीक है। अगर फूल की बात करें तब क्या लिखेंगे, तब आप बताएंगे फ्लोरिकल्चर। क्या बताएंगे, फ्लोरिकल्चर। और अगर दोस्तों सब्जी की बात करें तब आप क्या बताएंगे, तब आप बताएंगे ओलेरीकल्चर। क्या बताएंगे, ओलेरीकल्चर, यही बताएंगे ना। उसी तरह से बागवानी के लिए हार्टिकल्चर और कृषि के लिए एग्रीकल्चर। अगर दोस्तों कृषि नहीं दे देता, अगर कृषि दे देता तो क्या करते हैं, तब आप कह देते हैं एग्रीकल्चर। अभी बागवानी दे रहा है तो क्या कर लेंगे, हार्टिकल्चर, ठीक है, हार्टिकल्चर। तो मैं यहां इसका पूरा लिख दे रहा हूं, ठीक है, हार्टिकल्चर। बाकी तो आप समझ गए। अगर इतनी बातें आपको पता है तो फिर कहीं रुकना नहीं है आपको, बस आगे बढ़ते चले जाइए। रिवीजन के लिए दोस्तों ये बैच गजब का है। आगे कह रहा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से होता क्या दोस्तों, शहद उत्पादन होता है। क्या होता है दोस्तों, यह किससे संबंधित है, यह शहद उत्पादन संबंधित है। शहद को इंग्लिश में हनी कहते हैं, लेकिन हनी कल्चर मत कर दीजिएगा, इसे कहते हैं एपी कल्चर। क्या कहते हैं, इसे किस विज्ञान के तहत रखा जाता है, एपी कल्चर के तहत रखा जाता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन के लिए एपी कल्चर, मत्स्य पालन के लिए पीसी कल्चर, अंगूर उत्पादन के लिए बीटी कल्चर, शहतूत उगाने के लिए मोरी कल्चर। बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, ठीक है। और रेशम कीट पालन के लिए सेरी कल्चर। केचुआ से संबंधित कौन सा था, वर्मी कल्चर। पढ़िए भाई, दिमाग पे जोर डालिए, क्या है, आ रहा है मजा ना। लाइक कमेंट कर दो भाई, अगर थोड़ा आनंद आए तो कर दीजिए। करा स्वीट क्रांति किस प्रकार की खेती से संबंधित है, इसी शहद उत्पादन से ही दोस्तों ये संबंधित है, ठीक है। ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। स्वीट क्रांति जो दोस्तों ये शहद उत्पादन से ही संबंधित, आगे बहुत बताऊंगा मैं, जैसे लाल क्रांति वो टमाटर उत्पादन से भी संबंधित है और मांस से भी संबंधित है, ठीक है। मांस उसके लिए भी होता है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। ऐसे बहुत सारी क्रांतियां, रजत क्रांति, गोल्डन क्रांति, ठीक है, बहुत सारी है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। करा भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना वर्ष 2004-5 में स्टार्ट की गई थी, उसका नाम बताना आपको, ठीक है। जैविक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना भारत में शुरू की गई थी, जो 2004-5 में आई थी। अच्छा, कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था दोस्तों, तो 2004-5 की अगर आप बात कर रहे हैं तो 2004-5 ना 12 तक चला, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों, पंचवर्षीय योजना में यह लाया गया है। और मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, इसका नाम ही था राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना। जैविक खेती संबंधित कुछ नहीं, भारत लिखा है, भारत को लिख दो राष्ट्रीय, भारत को क्या लिख दो पहले, राष्ट्रीय, ठीक है। और जैविक लिखा है, जैविक लिख दो, खेती लिखा है, खेती लिख दो, अब परियोजना पूछ रहा है तो परियोजना लिख दो, ठीक है। तो इसी के नाम से दोस्तों परियोजना ही बनी थी, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना। ये 2004-5 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि वैश्विक स्तर पर आधुनिक जैविक खेती का जन्मदाता किसे कहते हैं। देखिए हरित क्रांति अगर आपको याद आए, हरित क्रांति, तो याद रखेगा हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दो बातें यहाँ पे, हरित क्रांति की बात आए तो दो बातें, अगर भारत पूछेगा तब हम कहेंगे MS स्वामीनाथन। क्या कहेंगे, MS स्वामीनाथन। अगर दोस्तों विश्व का पूछेगा तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे नॉर्मन बोरलाग। क्या कहेंगे, नॉर्मन बोरलाग, ठीक है, बोरलाग, ठीक है, बोरलाग, ठीक है। ये रहे, यहां हम अल्बर्ट का नाम लेते हैं, ये जो जैविक कृषि का जनक कर रहा है इनका नाम है अल्बर्ट हावर्ड। क्या नाम है, अल्बर्ट हावर्ड। क्या नाम है, अल्बर्ट हावर्ड नाम है। इन्हें जैविक खेती का पिता कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, परीक्षा में कुछ ना आया तो पता चला लड़का चला गया यहाँ पर, ठीक है, नहीं, ये अलग चीज है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये अलग मुद्दा है। जो मैं सिखा रहा हूं अभी अल्बर्ट हावर्ड, याद रखिएगा, ये जब जैविक खेती पूछेगा ना, ये उसके लिए दोस्तों जनक कहे जाते हैं। करा व्यापक स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था, ठीक है, जिसने जैविक कृषि को अपनाया और व्यापक स्तर पर अपनाया, तो याद रखिएगा इस देश का नाम है क्यूबा, ठीक है, क्यूबा। क्यूबा दोस्तों एक कैरेबियन कंट्री है। क्या दोस्तों, क्यूबा क्या है, यह एक कैरेबियन देश है, कैरेबियन देश है, ठीक है, याद रखेंगे। और क्यूबा को क्या कहा जाता है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, विश्व के चीनी का कटोरा, जी हाँ, चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछे परीक्षा में दोस्तों कि भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है,
कोई बच्चा बता सकता है? भारत में चावल का कटोरा इसकी वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में चावल उत्पादन होता है। ये हम कहते हैं छत्तीसगढ़ को। किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। बात आई तो पूछ दिया, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में कौन सा राज्य पूर्ण रूप से दोस्तों जैविक कृषि अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो यह राज्य है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम में पूरी तरह से जैविक खेती किया जाता है और 2016 में ही सिक्किम ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, ठीक है। कर अब बागवानी के लिए किस प्रकार के खाद का उपयोग करना चाहिए? बागवानी के लिए, किसके लिए दोस्तों? बागवानी के लिए। कैसा बागवानी किससे संबंधित था दोस्तों? पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना, हार्टिकल्चर। किससे संबंधित था? यह हार्टिकल्चर संबंधित था। और इसके लिए वर्मी कंपोस्ट खाद का यूज करना चाहिए। कौन सा खाद? याद रखेंगे, वर्मी कंपोस्ट खाद, ठीक है। हार्टिकल्चर के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद जो होती है ये सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट नहीं ना? लाइक कमेंट कर दीजिए भाई साहब, निवेदन है आपसे। अच्छा लगे तो काम करो ना भाई, नहीं अच्छा लगता है तो अलग बात है। क्लास जब अच्छी लगे, समझ में आए, तो इतना सहयोग तो आप कर सकते हैं ना। और पूरी क्लास देखिए जाके, मैं आपसे ही निवेदन करता हूं, पीछे की पूरी क्लास देखिए, आनंद आ जाएगा। आप एक मौका दीजिए। जो इंसान मुफ्त में इतना अच्छा पढ़ाता है ना, हम अपने बैच में बहुत मेहनत करते हैं। यही रीजन है कि हम ज़्यादा बैच नहीं बना पाते, क्योंकि ना हमें लगता है ना कि बैच पे काम करो, ऐसा पढ़ाओ बच्चों को ना उनको आनंद आ जाए। हम 100 बैच लॉन्च करके क्या करेंगे? मेरे पूरे स्टडी 91 को ना इसी 2 बैच ने हैंडल कर रखा है। ये हिंदी का बैच, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच, वो थाम लिया है। दुनिया 50-100 कोर्स चला के जो है जितना मर रही है, जी रही है, हम 2 कोर्स चला के सुकून में। क्यों? हर बच्चे का विश्वास हम जीत पा रहे हैं। आप छोटे से बच्चे नहीं हैं, आप तैयारी करने आए। आप एक बात बता दो, कोई टीचर खड़ा होकर कोर्स पढ़ाना बड़ी बात है या उसका ये जानना भी बड़ी बात है कि परीक्षा का प्रारूप क्या है, परीक्षा में सवाल आते कैसे हैं? आजकल टीचरों की हालत यह है ना कि कभी वो पेपर सॉल्व करते ही नहीं है, कभी नहीं। बस जितना आता है उतना रटे रटाए क्लास में आ जाते हैं। एक लाइन उनको अगर ज़्यादा पूछ दिया जाए ना, ठीक है, उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसा मेरे साथ बहुत सारे टीचर काम करते थे, क्लास में बिना मतलब चीट लिए जा नहीं पाते थे। मैं बहुत डांटता था, अरे नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं। कितने लोगों में अपने संस्थान से निकाल दिया ना, ये नहीं बर्दाश्त है। देखिए मेरी न जानकारी में कोई चीज़ हो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ संज्ञान में आने के बाद मैंने बहुत टाइट के हमने करना बिना इसके पढ़ाइए। आप कहें सर कुछ नहीं, खाली हेडिंग। अन्य का कोई हेडिंग वेडिंग नहीं। हेडिंग के आप किस बात के टीचर? कई बार मेरे यहाँ लोग आते हैं, कहते हैं सर आप वीडियो एडिट नहीं करते। हमने कहा एडिट आज तक हमने सीखा ही नहीं कभी वीडियो एडिट। ऐसा नहीं कि मुझसे गलती नहीं हुआ, बहुत बार गलती हुआ, बहुत कुछ हमने कई बार जो है क्लास में जो है कुछ गलत बोल दिया, लेकिन अगली बार मैं क्लास में आके क्षमा भैया वो सुधार लीजिएगा, गलती हो गया, नमस्ते करके आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर नहीं हूँ ना, गलती हो सकता है ना, इंसान से ही गलती होती है ना, ठीक है, तो आके स्वीकार कर लो। लेकिन कभी आज तक वीडियो एडिट नहीं किया। अरे भाई तुमको अगर वीडियो एडिट करने की जरूरत पड़े तो फिर तुम्हारा टीचर रहना, अध्यापक रहना धिक्कार है। हाँ, मैं ऐसे बहुत सारे टीचरों को जानता हूँ, मतलब बिना वीडियो एडिट किए उनके 1 घंटे के वीडियो में ना 10-10 कट लगाना पड़ता है, 10-10 कट फिर आगे जोड़ दीजिए, ये हालत उनकी रहती है। भाई किस बात के अध्यापक आप हो? और ऐसा नहीं कि मेरे सवालों में कंट्रोवर्सी, कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं इसका 2-2, 3-3 उत्तर होता है, तो दोनों तीनों मैं बता देता हूँ। अभी आया था शुरू में, देखो यहाँ पे पोडो वाला आया था ना, मैंने कहा पोडो दे दे, पेड़ा दे दे, पेड़ा दे दे, चारों लिख दिया, टेंशन खत्म ना। आप दोष नहीं दोगे मुझे ना कि सर आपने तो पेड़ा पढ़ाया, वहां पेड़ा आया था, अड़ा और डा में अब कोई दिक्कत नहीं है ना, या पे की जगह पो लिख दिया तो कोई दिक्कत है? मैंने चारों लिख दिया आपके सामने, अब तो मैं मुक्त हुआ ना। तो ये चीजें होनी चाहिए, वो आप पहले से प्रिपेयर करो। अब क्लास में कट करोगे तो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ इतना अच्छा प्रेजेंट कर रहा हूँ तो आप मेरी क्लास पढ़ के देखिए। मैंने यहाँ डेमो बैच लगाया है, एक बार डेमो पढ़ के देखिए, आनंद आए, अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो, यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।